Okay. Dear students, in this heading we will discuss about Carnot engine, and then after we will combine, and combination will be in series. Based on that we have this question over here. करेंगे उसे, बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में थ्योरी आपको ब्रीफ किए दे रहा हूँ. बात करनी है हमें यहाँ पहले कार्नोट इंजन की. इंजन वर्ड, इससे आप क्या समझते हो? क्या आपने कहीं देखा है? आपने खेतों में देखा होगा, ये खेत में इंजन वगैरह यूज़ होता है, आज के टाइम पे भी यूज़ होता है. पर्पज़ क्या होता है इंजन का? पर्पज़ होता है कि कभी कभी कोई काम होता है जो मैनुअली नहीं पॉसिबल होता है, तो क्या है कि जो बैल होते हैं उनसे करा लिया जाता है. कभी कभी वो भी पॉसिबल नहीं होता, ट्रैक्टर से करा लिया जाता है, ट्रैक्टर में इंजन होता है. इसका मतलब कुल मिलाकर के हमें काम कराना है, कोई हमको वर्क है, कोई मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो चाहिए, तो हम उसके लिए इंजन का प्रयोग करते हैं. कार्नोट इंजन जो है ये एक प्रकार का हीट इंजन है. तो क्या करता है ये कि हीट लेता है और हीट से वर्क हमें मिलता है. अब ये काम कैसे होता है? इसके लिए हमें एक हॉट बॉडी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि आसानी से हीट जो है हॉट बॉडी से ही ली जा सकती है. कोल्ड बॉडी से तो आसानी से हीट नहीं ले सकते आप, ज़बरदस्ती करके तो फिर कुछ भी होता है. ये हॉट बॉडी है, हमने इसको T1 टेम्परेचर पे मान लिया, ठीक है. और फिर क्या है कि हमने इससे हीट निकलवाई. तो ये हीट कैसे निकलेगी? जब इसके बाजू में आप कोई कोल्ड बॉडी एज्यूम करो. इसका टेम्परेचर मैंने T2 मान लिया, ऑब्वियसली T2 T1 से कम होगा, तो हीट का एक फ्लो बन जाएगा T1 से T2 की तरफ. और यही फ्लो को आप ऐसा समझ सकते हो कि डाइवर्ट करा लोगे, एक पार्ट उसका आप वर्क में कन्वर्ट करा लोगे. यहाँ पे आपको आउटपुट पे क्या मिल जाएगा? वर्क मिल जाएगा. इनपुट पे आपने क्या दिया है? इनपुट पे आपने हीट दिया है, यहाँ से Q1 हीट चली है, और आउटपुट पे आपको वर्क मिल गया है. जो रह गया आप समझ गए होगे कितना रह गया. Q1 जो आप दिए हो में से W आप घटा दो, इसे आप Q2 मान सकते हो. ये सिंक हो जाएगा, कोल्ड बॉडी को मिल जाएगा. टर्मिनोलॉजी है, इसे सोर्स कहते हैं. सोर्स किस चीज़ का? हीट का. इसे सिंक कहते हैं. सिंक किस बात के लिए? जो रिमेनिंग हीट है वो यहाँ पे सिंक होती है, और ये आउटपुट है. अब इफ़िशियंसी तो हर परिस्थिति में आप जानते ही हो कि आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है. आउटपुट पे आपको क्या मिल रहा है? वर्क. इनपुट पे क्या मिल रहा है? इनपुट पे क्या दिया आपने? Q1 दिया है, Q2 नहीं, ठीक है. ये इफ़िशियंसी का फॉर्मूला है. बाकी आप यहाँ पे W की वैल्यू को चाहो तो Q और Q2 के टर्म में लिख सकते हो. यहाँ पे जो W आएगा दैट विल बी Q1 माइनस Q2. रख दें Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1. आप इसे फर्दर डिवाइड कर सकते हो, तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 आ जाएगा. बाकी एक थ्योरम होती है जिसे हम कार्नोट थ्योरम कहते हैं. इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो Q होता है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब जहाँ आप Q लिख रहे हैं वहाँ पे आप Q ना लिखें, T लिख लें. तो इफ़िशियंसी का जो फाइनल फार्मूला आएगा ये सही है, ये गलत नहीं है. बट अगर हम कार्नोट थ्योरम का यूज़ कर लें, मतलब इसके अंदर जो प्रोसेस फॉलो हो रही है, जो साइक्लिक प्रोसेस फॉलो होती है, वो अगर कार्नोट साइकिल फॉलो हो रहा है तो फिर कार्नोट थ्योरम वैलिड होगी. इन दैट केस यही फार्मूला क्या हो जाएगा? Q प्रोपोर्शनल टू T के अकॉर्डिंग, जहाँ Q2 है वहाँ T2 हो जाएगा, और जहाँ Q1 है वहाँ T1 हो जाएगा. वी गेट 1 माइनस T2 बाई T1. दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर द efficiency of the Carnot engine. Now what we do?
we combine. We have two Carnot engine and we will combine them. कर लेते हैं. सपोज करिए कि हमारे पास में एक कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है. एक दूसरी बॉडी है, उसका टेम्परेचर T2 है. इन्हीं दो टेम्परेचर के बीच में हमने एक इंजन सेटअप किया है, ठीक है. ये सेटअप हो गया. यहाँ पर जो इफ़िशेंसी आएगी वो कितनी आएगी, ऊपर वाले फार्मूले को ही अप्लाई करेंगे तो ये आएगी 1 - T2/T1. और इसे आप क्या कहेंगे, η12. ये 1 है और ये 2 है. जस्ट अ नोटेशन, यू कैन से ए या बी या सी, ये भी बोल सकते हो. एक्चुअली अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच में एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर लाएंगे. इसे आप T0 कह सकते हो. T1 T2 तो है अभी भी, बट बीच में T0 आ गया है. तो एक हीट इंजन यहाँ पर सेटअप हुआ, एक हीट इंजन यहाँ पर सेटअप हुआ. यहाँ पर जो इफ़िशियंसी बनेगी उसको आप कोई भी नाम दे सकते हो. मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन को ध्यान में लेकर के चल रहा हूँ, इसलिए मैं इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ. अदरवाइज़ मैं इसको सी लिखता, चलो वही कर लेता हूँ, बाद में इस क्वेश्चन को ध्यान में रख करके नोटेशन ले लूँगा. T1 T2 के बीच में डायरेक्ट जो इंजन सेटअप किए हो आप, उसकी जो इफ़िशियंसी है 1 - T2/T1, मैंने उसको सी लिख दिया. T1 से T0 के बीच में आपने जो इंजन सेटअप किया उसकी जो इफ़िशियंसी होगी 1 - वो क्या हो जाएगी T0/T1. और यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 - T2/T0. इनको आप क्वेश्चन को ध्यान में रख करके अगर चले तो η1 एंड η2 कहेंगे. अगर आपने क्वेश्चन पहले से कर रखा है तो ये ठीक बात रहेगी, नहीं तो फिर आप इसे ए और बी लिखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा. नाउ हमें करना क्या है, ए बी सी इनको रिलेट करना है. हमें ये जानना है कि क्या ये डील हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम एक डायरेक्ट इंजन बनाएं या फिर बीच में कोई एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर लें और दो इंजन बनाएं और उनको हम सीरीज़ में कंबाइन कर दें. इस तरह के कॉम्बिनेशन को सीरीज़ बोला जाता है. हमें जानना है कौन सा जो मेथड है वो बेहतर होगा, डायरेक्ट वाला या ब्रेक करके. इसके लिए हमें ए और बी और सी को रिलेट करना होगा. यहाँ से देख लीजिए T2/T1 आ जाएगा. क्या आ जाएगा, यह आएगा 1 - C. और यहाँ से देख लीजिए T0/T1 आएगा, ये 1 - C आएगा. और यहाँ से देख लीजिए T0/T2 आएगा, ये आ जाएगा 1 - B. ना इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ये 1 - A है एक्चुअली. इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए तो T0/T1 मल्टीप्लाइड बाई T, ये उल्टा लिख गया है, T2/T0 है, यहाँ T2/T0 है. तो T2/T0 विल बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई दैट, 1 - A मल्टीप्लाइड बाई 1 - B. ये T0 कैंसिल हो गया, T2/T1 आ गया. T2/T1 यू कैन नोटिस इट इज इक्वल टू 1 - C. ए और बी और सी एक्चुअली सारे रिलेट हो गए, ठीक है. नाउ हमें ये जानना है, ये तो एग्जैक्ट रिलेशन है इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनमें कौन ज़्यादा है कौन कम है. इसके लिए आप समझ पा रहे हैं मेरी बात. ये रिलेशन तो इस पर्पस के लिए है ना कि अगर ए और बी हमें पता है, वैल्यू पुट कर दें तो सी निकल आए, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए. बट अगर हमें ओनली कंपैरिजन करना है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट लेके आना या ब्रेक करके इंजन बनाना घाटे की डील है या फ़ायदे की, जानने के लिए हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा. हमें देखना पड़ेगा
कि जो ए प्लस बी है ये सी से ज़्यादा है या कम है। ए और बी यहाँ पर इफिशियंसीज है और सी डायरेक्ट वाली। अगर ए प्लस बी सी से ज़्यादा आ रहा है तो फिर तो ये फ़ायदे की डील रही। हम क्यों डायरेक्ट एक इंजन बनाए, क्योंकि वहाँ पे तो इफिशियंसी कम है। और ब्रेक करके अगर चले तो इफिशियंसी यहाँ पे ए मिल जा रही है, यहाँ पे बी मिल जा रही है, टोटल इफिशियंसी तो ज़्यादा है फिर। अब लेकिन देखना पड़ेगा ये है सही या गलत है, हो सकता है गलत हो। तो फिर मोटिव ये है कि हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे ताकि ए प्लस बी और सी इनकी तुलना कर सकें। कैसे होगा देखिएगा, मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। तो 1 का मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ 1 माइनस बी में, तो ये 1 माइनस बी हो गया। फिर माइनस ए का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 1 माइनस बी में, तो माइनस ए एंड देन इसके बाद प्लस ए बी। ठीक है, ये और ये आप लेफ्ट में कर लो और इसको राइट में कर लो, बाकी जो रह गया उसको कहीं भी लिख लो। मैंने ऐसा लिख लिया। अब आप ये देखो कि ये फिगर की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, डज नॉट मैटर, बट वट एवर बी दैट ये नेगेटिव तो नहीं हो सकती। एक्चुअली ये सेट 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ए बी है ओनली, हम अगर इसकी बात करें तो ये 0 तो नहीं हो सकता, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे ये एक पॉजिटिव नंबर है जो अगर सी में आप ऐड कर रहे हो तब जा कर के ए प्लस बी के बराबर हो पा रहा है। मतलब ए प्लस बी ज़्यादा रहा होगा तभी तो सी में आपको कुछ जोड़ना पड़ा है। प्रूफ हो गया कि ब्रेक करके अगर आप इंजन सेटअप कर रहे हो इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। बाकी रही बात आपके प्रश्न की, तो यहाँ पर भी स्टोरी वही है। 473 से 273 अगर आप सीधा सीधा आ रहे हो तो जो इफ़िशियंसी है वो ईटा 1-2 है, डायरेक्ट इफ़िशियंसी। लेकिन अगर आप ऐसा ना करो, 473 से पहले 373 आओ तो जो इफ़िशियंसी मिल रही है वो ईटा 1 मिल रही है। फिर 373 से आप 273 आओ, इफ़िशियंसी ईटा 2 मिल रही है। तो ये दोनों इफ़िशियंसी जो ब्रेक करके आप आए हैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, ये ज़्यादा होगा। आंसर देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन 1 दैट विल बी करेक्ट।